Hi guys, welcome back to my YouTube channel माइंड हाइज नर्सिंग। गाइस, ये है ग्लोमुलर नेफ्राइटिस का पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और उसके नोट्स दे चुकी हूँ, उसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने इसलिए इसको 2 पार्ट्स में लिया। क्योंकि ये काफ़ी लेंदी वीडियो हो जा रहा था, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट 2 में, अब हम इसको पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, पार्ट 1 तक मैंने आपको ये सब बता दिया था, जिसमें डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन थे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स वगैरह, टाइप्स हमने देख लिए थे। ठीक है, इसके सब टाइप भी हमने देखे थे। ये सब टाइप हो गए, यानी कि जो अदर टाइप्स होते हैं, और जो मेन टाइप्स थे वो भी हमने देख लिए थे। पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको समझा दी थी, रिस्क फैक्टर्स हमने देख लिए थे, कॉजेज देख लिए थे, ये सब हमने। और नेफ्राइटिस किसे कहते हैं, क्या ये है, ये हमने सब इसमें डिस्कस कर लिया था। तो गाइज, अब हम देखेंगे ये जो पार्ट 2 है, इसमें हम देखेंगे कि क्या इसका मैनेजमेंट हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में इससे पहले भी मैं टर्मोलॉजी में आपको बता चुकी हूँ कि ये टर्म्स उसमें आ चुके थे, जो मैंने इससे प्रीवियस, जो पार्ट 1 से प्रीवियस जो वीडियो डाला था, वो टर्मोलॉजी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम पे डाला था, जिससे कि जब ये भी टर्म्स बीच बीच में आए तो आप इसको अच्छी से समझ में आ जाए कि ये क्या चीज़ है। तो जैसे बार बार इसको आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि ये क्या है। तो कुछ तो नाम से ही समझ में आ जा रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, जैसे साइनम सिम्टम पे बेसिस पे आप देखेंगे, वाइटल वॉच करेंगे, यही सब आ जाएगा उसमें। वेट, ये कैस सब आ जाएगा। किडनी फंक्शन टेस्ट में आपको पता ही है कि उसमें सारे ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाएंगे, जो कि रिलेटेड टू द किडनी है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होता है, वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि जो बायोमेडिकल के लिए ये यूज़ की जाती है, उसके रिसर्च के लिए, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसमें कि डिटेल जो है उसका स्ट्रक्चर का जो है टिश्यू, उस स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी की जाती है, रिसर्च किया जाता है, जैसे कि उस स्ट्रक्चर का टिश्यू, सेल और ये जो मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स होता है, इस सब की स्टडी की जाती है विद द हेल्प ऑफ ये जो माइक्रोस्कोप होगा, उसकी हेल्प से ये किया जाता है। और जो इम्यूनोफ्लोरोसेंट जो होती है एनालिसिस ऑफ द इम्यून टेक, जो मैकेनिज्म है, वो हमने देखा था कि इसमें क्या होता है। जो इम्यूनोफ्लोरेसेंट जो होती है, वो भी एक टेक्निक होती है, जिसमें कि क्या किया जाता है, लाइट माइक्रोस्कोपी यूज़ की जाती है, लाइट माइक्रोस्कोपी विद अ फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। ठीक है, और इसमें भी क्या किया जाता है, उसका माइक्रोबायोलॉजिकली जो सैंपल होते हैं, उसका जो होता है एग्जामिन किया जाता है। और किडनी बायोप्सी मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि उसका जो निडल के विद द हेल्प ऑफ निडल 1 पीस उसका ऑब्टेन करके, और उसमें रिसर्च किया जाए, उसको अच्छी से उसकी एग्जामिन किया जाता है, ये जो माइक्रोस्कोप के थ्रू। और इमेजिंग स्टडीज़ में एक्सरे और ये अल्ट्रासाउंड वगैरह हमने देख लिए थे। तो आप हम देखेंगे पार्ट 2। तो इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो में जो नए व्यूअर्स हैं, इस वाले चैनल में अभी जो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर उससे क्या होगा कि आपको जो, जब आप सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी कभी मैं कोई नया वीडियो आपको अपलोड करूं, तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन अपना आप ही मिल जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि सब्सक्राइब आप कर देंगे, तो इससे आप इसके मेंबर हो जाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें डिस्कस करते हैं, यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये पार्ट 2 है, इसमें हम ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, होम रेमेडीज़, प्रिवेंशन, ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे। तो सॉरी। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट से। जो हमने उससे पहले स्लाइड में सब कुछ देख लिया था, अब हम ट्रीटमेंट से स्टार्ट करेंगे। और आप एग्ज़ाम में तो पूरा डिटेल ही लिखेंगे अगर नेफ्राइटिस आ जाता है तो। और ये जो है, जब भी कोई किडनी की डिसऑर्डर आएंगे, तो आप इनको भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह तो मतलब सेम सेम ही होते हैं, तो ये इससे आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट फॉर नेफ्राइटिस में वेरी अकॉर्डिंग टू
द कॉज एंड टाइप्स। जो ट्रीटमेंट होता है इसका नेफ्राइटिस का, ये वेरी करता है उसका कौन सा टाइप का, जो हमने टाइप्स देखे थे, सब टाइप देखे थे, उसमें कौन से टाइप की उसको नेफ्राइटिस है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको और किस कारण से वो हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या दिया जाएगा, ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो वो फ़ायदेमंद होगा। अक्यूट नेफ्राइटिस समटाइम रिजॉल्व विदाउट ट्रीटमेंट, कभी कभी इसका जो है ये बिना ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाती है, और कभी यूजुअली रिक्वायर मेडिकेशन एंड स्पेशल प्रोसीजर, और कभी कभी इसको जो होते हैं मेडिकेशन और स्पेशल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है, और जिससे कि क्या होता है, रिमूव एक्सेस फ्लूइड एंड डेंजरस प्रोटीनस, जो भी डेंजर प्रोटीनस और डेंजरस सब्सटेंस होते हैं वो जो है उसकी हेल्प से क्या होता है कि वो बाहर आ जाते हैं बॉडी से, ठीक है। तो ये मेडिकेशन इसका हेल्प करती है इसके ट्रीटमेंट में। फिर है ट्रीटमेंट क्रॉनिक जो नेफ्राइटिस होती है, ट्रीटिंग क्रॉनिक नेफ्राइटिस टिपिकली इन्वॉल्व रेगुलर किडनी चेकअप, और जो नेफ्राइटिस होती है रेगुलर किडनी चेकअप और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, डॉक्टर में प्रिस्क्राइब वाटर पिल्स टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस एनी स्वेलिंग। जो जो क्रॉनिक नेफ्राइटिस होती है उसको जो है रेगुलर किडनी का चेकअप होके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर रखना है, मतलब हाई नहीं होने देना है, और उसके लिए जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मेडिकेशन वो लेते रहना है, और ब्लड प्रेशर उससे कंट्रोल रहेगा, और रेगुलर चेकअप भी होता रहेगा, तो इसकी जो स्वेलिंग वगैरह होती है, इसका आपने देखा था साइनम सिम्टम में, वो कम होगी। और क्या होगा कि जो मेडिकेशन दैट प्रिवेंट द इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग द किडनी, तो हमने देखा था कि जो ल्यूपस नेफ्राइटिस होती है उसमें क्या होता है, इम्यून डिसऑर्डर जिसे होता है, तो उसकी इसमें क्या होता है इम्यून डिसऑर्डर में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था उस स्लाइड में, तो उससे ये जो किडनी होती है प्रिवेंट रहेगी उसके अटैक से, ठीक है। ऑल्सो बेनिफिशियल सम केसेस, और ये कुछ केसेस में भी जो मेडिकेशन होती है रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम वो उसमें हेल्प करेगी। तो डॉक्टर में ऑल्सो रेफर इन इंडिविजुअल विद किडनी इन्फेक्शन टू अ डाइटिशियन, और क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं इसको पेशेंट को जो किडनी इन्फेक्शन से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं उनको डाइटिशियन को भी रेफ़र करते हैं, जिससे कि क्या करे, हु कैन एडवाइज देम ऑन व्हाट टू ईट टू प्रोटेक्ट देयर किडनी, जिससे कि जो डाइटिशियन होती है वो उन्हें क्या करेंगे, एडवाइस करती हैं कि जो भी उन्हें कुछ इस तरीके से डाइट लेनी है जिससे कि उनकी किडनी क्या हो, प्रोटेक्ट हो, और उनको जो सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, और लो सॉल्ट लो प्रोटीन डाइट, ये सब चीज़ें, और लो पोटेशियम डाइट, इस तरीके से वो उन्हें एडवाइस करेंगी जो उनके लिए सुटेबल डाइट होगी। उसके बाद हो गया मेडिकल मैनेजमेंट में, इसमें आप मेडिकल मैनेजमेंट करके हेडिंग डाल सकते हैं, जिसमें कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन उसको ऑफर की जाती है पेशेंट को, उसके उसके लिए मतलब इफ़ेक्टिव जो रिड्यूसिंग प्रॉब्लम होती है उसको इफ़ेक्टिव रहती है उसको रिड्यूस करने के लिए, तो ये वाली मेडिकेशन दी जाती है। इन केस ऑफ क्रॉनिक नेफ्राइटिस है, अगर क्रॉनिक नेफ्राइटिस है तो 6 मंथ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है उसके लिए, 6 मंथ का जो है कोर्स करना है एंटीबायोटिक का, ये नेसेसरी हो सकता है। और जो हाइपरटेंशन होता है कैन बी मैनेज विथ जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है उससे हाइपरटेंशन को मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गई, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स हो गए, और वैसोडायलेटर्स, डायूरेटिक्स, ये जो मेडिकेशन होती हैं ये हाइपरटेंशन जिसको होता है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। और इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में ये भी है कि डायलिसिस भी जो है वो नेसेसरी है टू कंट्रोल सिम्टम टू अक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर, तो ये डायलिसिस भी इसमें जो है इम्पॉर्टेंट है। डायलिसिस में वही होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी से उसको डायलिसर के द्वारा और विद द हेल्प ऑफ केमिकल, यानी कि जो केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं उसको जो होता है एक्यूरेट लेवल में डॉक्टर के सुपरविजन में अंडर में उसको क्या किया जाता है, उससे जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है ब्लड में से उसको फ़िल्टर किया जाता है। तो ये हो गया, मतलब ये आर्टिफिशियल किडनी समझ लीजिए उसको, जो डायलिसर होते हैं वो आर्टिफिशियल किडनी का काम करते हैं यहाँ पे, तो ये डायलिसिस भी इसके लिए ज़रूरी है इस सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए। तो वो जो होता है ऑर्डर बाय डॉक्टर ही होगा, और अपने मन से तो हो नहीं सकता है। तो क्रोनिक और रीनल फेलियर के लिए डायलिसिस भी इम्पॉर्टेंट होता है। फिर है किडनी ट्रांसप्लांट, इसका जो है लास्ट में ऑप्शन किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही हो जाता है कि मे रिकमेंडेड टू ट्रीट किडनी फेलियर रिजल्टिंग
फ्रॉम ल्यूपस नेफ्राइटिस। तो ल्यूपस नेफ्राइटिस में जो हमने देखा था कि जो हेल्दी सेल होते हैं उसी को जो अपना जो हमारे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसे होता है, तो वो जो होते हैं हेल्दी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हेल्दी सेल को ही अटैक करने लगती हैं, अपनी ही जो हेल्दी सेल होती है उसको वो नहीं पहचान पाती हैं और उसी को वो अटैक करती हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। तो उस कंडीशन में फिर किडनी का ट्रांसप्लांटेशन ही जो होता है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। और जो नर्सिंग मैनेजमेंट है इसमें क्या होगा कि ये कंप्लीट हिस्ट्री लेनी पड़ेगी पेशेंट की नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर, और उसमें क्या करना पड़ेगा, एज वेल एज इट इंक्लूड इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, अस्कल्टेशन एंड परकशन। ये चारों मेथड इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। इन मेथड के हेल्प से उसकी कंप्लीट हिस्ट्री ली जाएगी। अब इन मेथड को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर इसे एक्सप्लेन भी किया जाए तो वीडियो और बहुत सारा लंबा हो जाएगा। तो किसी दिन ये जो असेसमेंट है इसमें भी वीडियो हम बनाएंगे। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं इसके लिए, ये असेसमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो शॉर्ट लिस्ट में एक्सप्लेन किया गया है। तो जो क्लाइंट है उसको, क्लाइंट इज़ हैविंग फ्लैंक पेन। तो जो फ्लैंक पेन का मतलब होता है वो किस लिए हो रहा है, ड्यू टू किडनी बिकम लार्ज, सॉलन एंड कंजेस्टेड। तो किडनी क्या हो गई, इन्फ्लेम्ड हो गई ना, तो वो क्या होगी, अपने साइज से नॉर्मल से लार्ज हो जाती है और वो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, कंजेस्टेड हो जाएगी, मीन उसमें यूरिन पास नहीं हो पा रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा, फ्लैंक पेन। अब फ्लैंक पेन क्या होता है, ये जो फ्लैंक पेन होता है ये पेन होगा वन साइड ऑफ द बॉडी बिटवीन द अपर बेली एरिया, मीन जो बेली एरिया मीन एब्डोमेन जो एरिया होता है वहाँ पे, एंड बैक एरिया। तो जो एब्डोमेन और जो बैक का एरिया होता है उसके बीच में ये मतलब साइड में होगा, एक साइड में, और वो उसके बीच में होता है। मतलब कि यहाँ पे जो बॉडी के जो होते हैं देर आर 3 बॉडी व्यूज आपको मिलेंगे, जैसे कि फ्रंट हो गया, बैक हो गया और साइड हो गया। यानी कि बैक और साइड का, बैक भी आ जाएगा, फ्रंट भी आ जाएगा और साइड भी आ जाएगा। मीन जो कमर का हिस्सा होता है ना उसके ऊपर जो, उसी को फ्लैंक एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेन होगा, सीवियर पेन होगा। तो इससे भी पता चलता है कि किडनी साइड है तो यहाँ पे पेन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किडनी में हो रही है। तो ये भी असेस करना होता है नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। और क्लाइंट में है एडिमा। एडिमा तो दिख ही जाता है, स्वेलिंग होगी, और वो भी उसको प्रेस करके भी देखते हैं कि किस टाइप का एडिमा है। ये जब एडिमा का टॉपिक होगा तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। क्लाइंट में हैव हेमेचूरिया एंड प्रोटीनूरिया। तो प्रोटीनूरिया, हेमेचूरिया अगर उसमें है तो उसके लिए यूरिन टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, और उससे उसका इसको देखना पड़ेगा कि हेमेचूरिया वाली प्रॉब्लम है, प्रोटीनूरिया है। द यूरिन में अपीयर कोला कलर, ठीक है। और उससे यूरिन का कलर उसका चेक करना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, और यूरिन का स्पेसिमेन लेके उसको लेबोरेटरी सेंड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो कभी जो होता है उसमें जो उसका कलर होता है यूरिन का वो चेंज हो जाएगा, कोला कलर हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहती है, आरबीसीज एंड प्रोटीन उसमें यूरिन में प्रेजेंट रहेगा, जिसको कि नेफ्राइटिस प्रॉब्लम हो चुकी है। उसके बाद है इसके इंटरवेंशन क्या होंगे। इसमें क्या किया जाएगा कि नर्सेज जो होती है वो प्रमोट करें मेजर्स, करती हैं मेजर्स एंड अर्ली रिकग्नाइज ऑफ सिम्टम को। तो उनको टीच करना होता है, करना होता है उसको प्रमोटिव मेजर्स के लिए उनको टीच करना होता है कि जो भी अर्ली जो उनको सिम्टम आते हैं, स्टार्ट जब होता है तो कुछ सिम्टम उनको दिखते हैं तो उसके बारे में उनको क्या करना होता है, एडवाइस देनी होती है क्या क्या उनको ऐसा फील होगा या उनको क्या ऐसा दिखेगा यूरिन के रिगार्डिंग यूरिन, तो वो उनके लिए कैसे क्या अप्लाई करना है, कैसे उसको अवॉइड करना है नेफ्राइटिस को, वो उसको प्रमोट करना है उनके लिए। अवॉइड एक्सपोजिंग, और उनको क्या करना है, पेशेंट को अवॉइड एक्सपोजिंग द पेशेंट टू पर्सन विथ इन्फेक्शन। और जो ये पर्सन होते हैं ये इन्फेक्शन के काफ़ी प्रोन वो होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो इनको उस पर्सन जो इन्फेक्शियस पर्सन है उनसे उनको अवॉइड करने के लिए बोलना, उनसे दूर रहने के लिए, और अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए बताना है कि कैसे वो सेफ हो सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स को यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए उनको टीच करना होगा। मॉनिटर वाइटल साइन एवरी 4 आवर, और हर 4 घंटे में उनके वाइटल साइन को मॉनिटर और रिकॉर्ड करना होता है। और इनटेक आउटपुट स्ट्रिक्टली वॉच करना है, ठीक है। इनटेक आउटपुट मतलब कितना उन्होंने पानी लिया, पीने वाली चीज़ें ली, और फिर कितना उनके जो है
आउटपुट हुआ, यानी कि इसका टाइम उसको मेज़र करने पड़ेगा 24 घंटे में, यानी कि टाइम लिख के और उसको मेज़र करके क्वांटिटी को लें, पिएँ, मतलब पानी लिक्विड वगैरह। और फिर उसका यूरिन को भी मेज़र करना पड़ेगा कि जितना उन्होंने इनटेक लिया है वाटर, वो उतना आउटपुट हुआ है या उससे बहुत ज़्यादा कम है या उसके आसपास है। ये सब मॉनिटर करने को इनटेक आउटपुट बोलते हैं। और क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि यूरिनरी ट्रैक इरिटेंट्स हैं, तो जो यूरिनरी ट्रैक इरिटेंट्स हैं उनको, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉफ़ी है, सिट्रस है, स्पाइसेस है, अल्कोहल है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करवाने के लिए उनको बोलेंगे, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है ये इरिटेटिंग हो सकते हैं उनके लिए और यूरिनरी ट्रैक इरिटेंट करेगा। और एडमिनिस्टर्ड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, और उनको क्या करना है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट को एडमिनिस्टर करना है एज ऑर्डर बाय डॉक्टर। जो भी डॉक्टर ने ऑर्डर किया हो वो उनको मतलब प्रॉपरली उनको लेने के लिए इनकरेज करना है, एडमिनिस्ट्रेट करना है। एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक ड्रग, और उनको क्या करना है, एंटीपायरेटिक ड्रग को भी जो है एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए करना है और उनको इनकरेज करना है कि वो टाइम से लें। इसके अंदर एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक और एज प्रिस्क्राइब, इसमें जो है एनाल्जेसिक भी आ सकती हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग हो गई एनाल्जेसिक, और एंटीबायोटिक ड्रग जो होती है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है वो उनको लेनी है। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट तो आपको मालूम ही है, जो इसके नाम से ही लग रहा है कि जो जिसमें ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए उसको स्टॉप करने के लिए उनकी ग्रोथ को देते हैं। तो इसमें एंटीबायोटिक वगैरह आ जाती है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करना, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए मेडिकेशन दी जाती हैं। ये ग्रुप ऑफ मेडिकेशन होती हैं जो कि डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है एंटीबायोटिक आ जाएंगी जिसको यूज़ किया जाता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, और जो एंटी फंगल होती हैं उसको जो है यूज़ किया जाता है अगेंस्ट फंगल। और जो इस तरीके से एंटी माइक्रोबियल जो होती है यूज़ की जाती है अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। फिर एंटीपायरेटिक ड्रग जो होती है वो एंटी मतलब होता है, हमेशा ये देख लीजिए, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और फिर उसके आगे जो लगा होता है वो आप समझ सकते हैं कि किसके अगेंस्ट वो दी जा रही है। तो यहाँ पर एंटीपायरेटिक है, पायरेटिक का जो मीन हो गया वो हो गया फिवरिश हो गया ना, तो एंटीपायरेटिक मतलब हो गया अगेंस्ट फीवर। तो इसमें जो होगा वो सब्सटेंस आएंगे जो रिड्यूस करेंगे फीवर को, ठीक है, वो मेडिकेशन। उसके बाद हो गया, ये हमने देख लिया। उसके बाद हो गया ये प्रोवाइड वार्म बाथ, ठीक है। उसको क्या करना है, पेशेंट को वार्म बाथ को प्रोवाइड करवाएंगे और करवाने के लिए इंस्ट्रक्ट करना है। और इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू कंप्लीट फुल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक को पूरी तरीके से फॉलो करने के लिए उसको टीच करना है। और उसके बाद फॉलो अप यूरिन कल्चर 2 वीक्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी। और जब वो एंटीबायोटिक थेरेपी को लिए उसको 2 वीक्स हो जाते हैं तो उसके बाद उसका यूरिन कल्चर को करवाने के लिए उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि वो यूरिन कल्चर अपना फॉलो करवाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कंपैरिजन हो जाएगा कि अब यूरिन में किस तरीके से जो टॉक्सिक है वो कितने अमाउंट में है, तो उससे पता चल जाएगा कि उसको कितना फ़ायदा हो रहा है। फिर उसके बाद हो गया केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ रीनल फंक्शन, और रीनल फंक्शन को केयरफुल मॉनिटरिंग करना विद प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ डोजेज डिपेंडिंग ऑन रीनल क्लियरेंस। तो जो भी डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है उसको केयरफुली को मॉनिटर करना, उसकी मेडिकेशन को, और इनटेक आउटपुट चार्ट वगैरह जो भी इंस्ट्रिक्ट बना है उसको इस तरीके से उसको ध्यान देना है, वाइटल वॉच करने हैं। और उसके बाद हो गया मैनेज पाइलोनेफ्राइटिस विथ अप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल थेरेपी और लिबरल फ्लूइड्स, फ्रीक्वेंट वॉइडिंग एंड हाइजीन मेजर्स। और जो पेशेंट है उसकी जो पाइलोनेफ्राइटिक वाला जो पेशेंट है उसको अप्रोप्रिएट हमने देख लिया, एंटीबायोटिक थेरेपी वगैरह दे के उसे यूज़ करना है, लिबरल फ्लूइड देने हैं, फ्लूइड थेरेपी उसको अप्लाई करनी, यानी कि जितना डॉक्टर ने बोला है उसके अकॉर्डिंग उसको फ्लूइड लेना है मेज़रमेंट के करके। और फ्रीक्वेंट अवॉइडिंग, यानी जितना वो पानी ले रहा है उसको देखना भी है कि कितना वो आउटपुट हो रहा है, हाइजीन को मेंटेन करना है। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो नेक्स्ट वन इज
जो इम्पोर्टेंस ऑफ सीइंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर रेगुलरली फॉलोअप, और उसको जो है रेगुलर फॉलोअप के लिए का जो इम्पोर्टेंस है उसको हेल्थ केयर ने क्या करना चाहिए, जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं यानी कि नर्सेस हो गई, इन सब ने उसको रेगुलर फॉलोअप चेकअप के लिए इंस्ट्रक्ट करना, उसके इम्पोर्टेंस को बोलना है। रिकरेंस ऑफ सिम्टम एंड इन्फेक्शन, जिससे कि जो सिम्टम्स और इन्फेक्शन है वो रिकरेंट ना हो, दोबारा से ना हो, इसलिए उसको उसके लिए इम्पोर्टेंस को बताना है और रेगुलर फॉलोअप के लिए उसको एडवाइस करनी है। और प्रोवाइड क्लाइंट टीचिंग एंड डिस्चार्ज प्लानिंग कंसर्निंग, और पेशेंट को क्या करना है, उसको जो डिस्चार्ज प्लानिंग है उससे कंसर्निंग उसको टीच करनी है कि उसको क्या अब क्या घर में जाके भी कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे मेडिकेशन लेनी है, क्या उसको टेक्निक यूज़ करनी है, अपने है किडनी को प्रोटेक्ट रखने के लिए कौन सी डाइट लेनी, ये सब चीज़ का उसको टीच करना है और फॉलोअप के लिए उसको बोलना है। और इसके अलावा इसमें अवॉइड टब बाथ, उसको टब बाथ के लिए अवॉइड करना है। जब वो डिस्चार्ज होता है तो उसको ये सब बताना है कि टब बाथ अवॉइड करें, अवॉइड बबल बाथ भी अवॉइड करें, बिकॉज ये क्या हो सकते हैं, इरिटेंट यूरिथ्रा, उसकी यूरिथ्रा में इरिटेंस हो सकता है, इसलिए ये वाला भी अवॉइड करना चाहिए, टब बाथ और बबल बाथ। एंड इम्पॉर्टेंस फॉर गर्ल्स, जो गर्ल्स होती हैं यानी कि जो फीमेल पेशेंट होते हैं उनको टीच करना है कि वाइप पेरिनियम फ्रॉम फ्रंट टू बैक, जो पेरिनियम एरिया होता है उसको फ्रंट से बैक की ओर को वाइप करना है। और इंक्रीज फूड ऑब्लिक फूड जो है उसको एसिडिफाई यूरिन, और यूरिन के एसिडिफाई के लिए उसके लिए इंकरेज करना है कि उसको इस तरीके के फ्लूइड और फूड को लेना है जो कि उसको डाइटिशियन एडवाइस करे। और यहाँ पे जो है जो पेरिनियल एरिया के बारे में फ्रंट टू बैक है वो आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि जो मोर क्लीन टू लेस क्लीन, इसके मतलब है कि वहाँ इसका यही फंडा है कि जो साफ़ एरिया उससे डर्टी एरिया की ओर को हमेशा क्लीनिंग की जाती है। उसके बाद हो गया जो होम रेमेडीज़ हो गई, कुछ घर में जो घरेलू चीज़ों से हम नेफ्राइटिस को कुछ कम कर सकते हैं। तो ये हो गया डाइटरी इंस्ट्रक्शन, हो गया डाइटरी इंस्ट्रक्शन ऑफ सोडियम एंड फ्लूइड में कंट्रोल स्वेलिंग एंड हाइपरटेंशन। तो जैसे आपने देखा होगा घरों में भी हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं तो लो सॉल्ट डाइट और इस तरीके से उनको एडवाइस की जाती है। तो यहाँ पर डाइटरी रिस्ट्रिक्शन जो होता है सोडियम का और ये होना चाहिए, और फ्लूइड को कंट्रोल में लेना है जिससे कि स्वेलिंग और हाइपरटेंशन कंट्रोल में रहे। और फास्टिंग ऑन वेजिटेबल जूसेस फॉर 7 to 10 days, और 7 से 10 दिनों तक का क्या करना है, इसी पे रहना है जैसे कि जूस पे और वेजिटेबल जूसेस वगैरह पे, एज इट रिमूव द टॉक्सिन, जिससे कि जो टॉक्सिन मटेरियल है वो रिमूव हो। और क्या हो गया, और क्या हो जाए, जो इम्प्योरिटीज़ है यानी कि टॉक्सिन मटेरियल जो इम्प्योरिटीज़ है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी। तो जब वो रिमूव हो जाएगी तो जो किडनी का इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो टॉक्सिक मटेरियल है और ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि बाहर नहीं आ पा रही हैं किडनी से, वो रिस्पॉन्सिबल होती है किडनी को इन्फ्लेम करने में और डैमेज करने में। तो इसलिए ये जो है डाइट का भी यूज़ करना चाहिए उसको ठीक करने के लिए, जिसमें वेजिटेबल जूसेस फ्रूट जूस वगैरह आएंगे। ट्राई ऑल फ्रूट डाइट फॉर 4 to 5 days, और जो 4 से 5 दिनों के लिए जो है फ्रूट डाइट पे रहना चाहिए आफ्टर फास्टिंग ऑन वेजिटेबल जूस, जो वेजिटेबल जूस के बाद जो है 4 to 5 फिर फ्रूट जूस पे रहना चाहिए, जिससे कि ट्राई एज वेल एज बैलेंस। और जो भी है उसको क्या करना चाहिए, वेल बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, लो प्रोटीन वेजिटेरियन डाइट एंड डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोटीन, ये सब चीज़ें उसको करनी चाहिए। और मे बी नीडेड टू कंट्रोल एजोटीमिया, जो एजोटीमिया मतलब होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट का जो एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्लड पे वो कंट्रोल हो सके, इसलिए डाइट को जो प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी चाहिए, यानी कि प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। एसोसिएट विथ अक्यूट रीनल फेलियर, जो रीनल फेलियर को कॉज करती, तो उन वाली चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। उसके बाद हो गया जो
जूसी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, पियर और पीच और ये जो पाइनएप्पल जो होते हैं, इनको अपनी डाइट में लेना चाहिए। शुड बी टेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में जो नेफ्राइटिस का पीरियड है, इसमें जूसी फ्रूट को लेना फ़ायदेमंद होता है। इसमें ग्रेप्स जो होता है वो हाईली कंटेन वाटर होता है उसमें, एंड पोटेशियम होता है, इसलिए जो ग्रेप्स होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इस प्रॉब्लम में। एंड दे आर एन एक्सीलेंट रेमेडी, जो एक्सीलेंट रेमेडी फॉर द अक्यूट एंड क्रोनिक नेफ्राइटिस के लिए रहेगा। ठीक है, जो ये वाली जो फ्रूट जूस होते हैं और ग्रेप्स तो स्पेशली। उसके बाद हो गया अ ग्लास ऑफ कैरेट जूस। जो एक ग्लास ऑफ कैरेट जूस होता है मिक्स विद द टेबल स्पून ऑफ हनी, उसको जो होता है 1 टेबल स्पून हनी के संग मिक्स करके और लेना चाहिए। एंड 1 टीस्पून ऑफ फ्रेश लाइम जूस, और उसमें 1 टेबल स्पून लाइम जूस को भी मिला लेना चाहिए, और जो उसको एवरीडे लेना चाहिए। तो वो क्या रहेगा, इफ़ेक्टिव रेमेडी है इसके नेफ्राइटिस के लिए। ठीक है, यानी कि 1 ग्लास जो गाजर का जो जूस होता है उसमें हनी यानी कि शहद का 1 चम्मच मिलाएं, और उसमें 1 चम्मच जो है वो भी मिलाएं नींबू का रस, और उसको क्या करें इफ़ेक्टिवली, मतलब वो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा अगर वो एवरीडे उसको ले रहे हैं जो ये वाले पेशेंट हैं। और पपाया और बनाना जो होते हैं उस वो बेस्ट फ्रूट होते हैं, बिकॉज जो बनाना होता है वो बनाना आर लो इन प्रोटीन एंड सॉल्ट एंड हैव हाईली कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। जो बनाना होता है वो लो प्रोटीन एंड सॉल्ट डाइट होता है, उसमें सोडियम पोटेशियम कम होगा और प्रोटीन उसमें कम होगा और हाईली कार्बोहाइड्रेट उसमें कंटेंट रहते हैं। तो इट बी टेकन फॉर 3 और 4 डेज, तो 3 से 4 दिन तक इसको भी लेना चाहिए जिनको ये वाली प्रॉब्लम है। और क्या करना चाहिए, जो आपने सुना होगा जो एवोकाडोज़ होता है, वो जो एवोकाडोज़ होता है वो वेरी वैल्यूएबल फ्रूट होता है इस चीज़ के लिए, ये नेफ्राइटिस के लिए। ठीक है, और ये जो फ्रूट होता है ये इसमें क्या होता है, दिस फ्रूट कंटेन लार्ज मिनरल एंड स्मॉल प्रोटीन कंटेंट। इसमें जो होते हैं मिनरल तो लार्ज अमाउंट में मिलेगा, और जो प्रोटीन कंटेंट होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, इसलिए जो ये एवोकाडोज़ है ये काफ़ी इसमें वैल्यूएबल होता है। उसके बाद हो गया कोकोनट वाटर इज़ वेरी वैल्यूएबल। ये जो कोकोनट वाटर होता है इसको भी दिन में 1 और 2 अ डे इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्राइटिस। जो नेफ्राइटिस का ट्रीटमेंट है वो कोकोनट वाटर जो है दिन में 1 या 2 बार ज़रूर लेते रहना चाहिए, ये भी फ़ायदेमंद है। और स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग को अवॉइड करना चाहिए अगर ये हैबिट में है तो। और कम्प्लीटली गिवन ये जो कोकोनट शुड बी अवॉइडेड, और जो कोकोनट है उसको भी अवॉइड करना है। द पेशेंट शुड अवॉइड, और ये जो नीचे जो हाईलाइट किए हैं इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जिसमें कि वाइट ब्रेड, शुगर, केक, पेस्ट्रीज और पुडिंग एंड रिफाइंड सीरियल्स एंड और ये ग्रेसी हैवी और फ्राइड फूड, ये सब चीज़ें आती हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड टी एंड कॉफ़ी ऑल्सो। और क्या करना चाहिए, और फ्रेश फूड कंटेनमेंट पिक्कल, और ये जो भी स्पाइसी फूड होते हैं चाहे इसमें पिक्कल वगैरह भी जो आते हैं वो सब भी अवॉइड करना चाहिए। और फिर इसकी जो प्रिवेंशन है, कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, वो है ऑल्दो इट नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू प्रिवेंट नेफ्राइटिस। जो जो नेफ्राइटिस होती है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सर्टन लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस, कुछ लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस को उससे अवॉइड किया प्रिवेंट किया जा सकता है, कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ एनी मैनी पीपल। जो लाइफ स्टाइल जो जिनकी हेल्दी होती है तो उनको इसका रिस्क कम होता है, और ये उनके प्रैक्टिस में ये सब चीज़ें अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए जो है ये नीचे जो दिए हैं ये इसको अपने लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट करना चाहिए। लाइक मेंटेनिंग हेल्दी लाइफ वेट, और जो अपना वेट है उसको मेंटेन करके रखें। क्वाइटिंग स्मोकिंग ना करें और उसको छोड़ दें अगर लेते हैं तो। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को नॉर्मल रखें और हेल्दी उसको अपने लिमिट में रखें। उससे उससे जो उसको जो इंक्रीज करती है ऐसी डाइट ना लें, यानी कि डाइट को कंट्रोल करेंगे तो ये चीज़ें भी नॉर्मल हो जाएंगी विदाउट मेडिकेशन। एंड एक्सरसाइजिंग करें रेगुलरली। और क्या करें, जो न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, बैलेंस डाइट है उसको लें। और क्या करें उसमें, और हेल्प टू प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ, और जो ये सब चीज़ें अगर फॉलो करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में तो जो किडनी है वो हेल्दी रहेगी। तो इसका आउटकम यही है कि जो अक्यूट एपिसोड ऑफ नेफ्राइटिस है, रिस्पॉन्ड वेल टू ट्रीट, ये जो होती है जो रिस्पॉन्स करती हैं जब ट्रीटमेंट इसका जो
टाइम से लिया जाए, इनिशियल स्टेज में इसको पहचान लिया जाए, तो ये जो होती हैं करेक्ट भी हो जाएंगी। बट पीपल में कम सम टाइम डेवलप क्रॉनिक, लेकिन जब पीपल में क्रॉनिक जैसे कि ये धीरे धीरे डेवलप होती है और पुरानी हो जाती है कुछ सालों में, तो फिर इसका जो ट्रीटमेंट होता है नेफ्राइटिस का, ये प्रॉब्लम कर सकता है, मतलब ये मतलब फिर ये ठीक नहीं हो पाएगी। ऑल दो नेफ्राइटिस इज में ऑलवेज भी क्यूरेबल, इसलिए जो है नेफ्राइटिस जो होती है क्यूरेबल नहीं होगी कभी भी, हमेशा प्रॉपर जो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन कीप द कंडीशन एट बे एंड प्रोटेक्ट द किडनी को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट से। क्यूरेबल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन के तौर पे उसको किडनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इट इज़ एसेंशियल टू फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, और क्या हमेशा डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। एंड केयरफुली टू प्रिवेंट एंड लिमिट किडनी डैमेज, और जो किडनी का जो डैमेज है उसको क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं अगर ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो किए जाएँ डॉक्टर्स के। इफ़ किडनी फेलियर अगर किडनी फेल हो जाता है तो पर्सन में रिक्वायर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन, तो फिर उसका तो लास्ट ऑप्शन वही है, पहले डायलिसिस होगी और उसके बाद भी अगर उसको आराम नहीं है तो डायलिसिस भी बार बार से बचने के लिए फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही इसका एक ट्रीटमेंट होता है। तो ये तो इसका ये आउटकम हो गया। और समरी तो वही है जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ी कि नेफ्राइटिस में जो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी का जो है उसी को नेफ्राइटिस बोलते हैं। और ये जो होता है ये अक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक, ये दोनों तरीके से हो जाता है। और अर्ली सिम्टम में इसमें चेंज इन द कलर ऑफ द यूरिन, अर्ली सिम्टम में यूरिन में चेंजेज आएगा, स्वेलिंग आएगी हैंड और फीट में। और एनीवन हु नोटिस चेंज इन देयर यूरिन शुड विजिट अ डॉक्टर, अगर कभी भी यूरिन में चेंजेज आ रहे हैं कलर में तो डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। टू चेक फॉर किडनी डैमेज, कहीं किडनी तो डैमेज नहीं है उसको चेक करने के लिए डॉक्टर का परमिशन लेना, मतलब प्रिस्क्रिप्शन लेना है। विदाउट ट्रीटमेंट दिस कैन लीड टू किडनी फेलियर, अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर लास्ट में तो रीनल फेलियर ही हो जाता है। तो गाइस ये तो इसका सेकंड पार्ट था जो कि मैंने इसको समराइज़ किया है, मतलब आपको डिटेल इसके नोट्स भी दे दिए हैं और अपनी ओर से इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो गाइज़ इसको आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा जो नए व्यूवर्स हैं, और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे और कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये टॉपिक भी जो है कंटिन्यूएशन था पार्ट 2 नेफ्राइटिस का, जो कि सेकेंड ईयर की सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग के मेडिकल सर्जिकल से ये लिया गया है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ। और फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि इसी में एक आपको कुछ और डिजीज़ कंडीशन भी प्रोवाइड करूँ, तो आप या फिर आपको कोई और किसी और सब्जेक्ट में लेक्चर चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड गुड बाय, टेक केयर।